हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के चैप्टर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिक राइटिंग स्किल्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें एक्चुअल में जो है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे जैसे जैसे सारी चीज़ें गिवन हैं वैसे वैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच गिवन है। तो आपको ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि 8 होती हैं, 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउन, लैंग्वेज, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके मन में डाउट आता हो या इफ़ यू हैव सर्च्ड अबाउट दैट, तो आपको पता होगा कि द पार्ट ऑफ स्पीच शोज़ हाउ द वर्ड इज़ यूज्ड विद इन द सेंटेंस। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बताता है कि जो वर्ड है वो कैसे मतलब वो जो वर्ड है वो मीनिंग से या फंक्शन से कैसे यूज़ हुआ है इन अ सेंटेंस, है ना। सो दिस इज़ हाउ द पार्ट ऑफ स्पीच वर्क्स, मतलब या इंडिकेट, ठीक है। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। या दैट्स व्हाट आई सेड, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन है, थोड़ी सी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वैसे सबकी। सो लेट्स सी दैम। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक चीज़ है कि नाउन अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, यू कैन चेक देम आउट। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के प्लेस में लगते हैं, नाउन की जगह पे लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ गिवन है ना, आप देख सकते हैं एग्जांपल्स। देन एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं एक्चुअल में, वो इसलिए होता है क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या उनको डिस्क्राइब मतलब मॉडिफाई कैसे करेंगे, डिस्क्राइब करके उन्हें, या आइडेंटिफाई करके या क्वान्टिफाई करके, तो हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो उसे हम एडजेक्टिव्स या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये जो नॉर्मली उनके क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जो चीज़ें लोगों को जल्दी समझ नहीं आती है मैं उन्हीं को ज़्यादा एग्जाम्पलीफाई करूँगी। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव्स तो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि तो ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत है भी नहीं है। देन एडवर्ब्स, तो एडवर्ब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आजकल के जनरेशन के बच्चों को ये मतलब पता नहीं है ज़्यादातर। तो एंड इफ़ दे नो तो बहुत ही बढ़िया है। तो हम अभी इसे देखते हैं। तो एडवर्ब्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस में यूज़ होता है टू डिस्क्राइब और चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एडजेक्टिव। मतलब अगर वी हैव टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब, या उसे डिस्क्राइब करना है, या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है, या किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है, देन वी यूज़ एडवर्ब्स। तो इससे क्या होता है एक्चुअली, फीचर क्या है कि इसका कि एड डिस्क्रिप्शन, ये सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन या उसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मतलब डिटेल बनाता है एंड इंटरेस्टिंग भी बनाता है साथ ही साथ। एडवर्ब्स कैन टेल हाउ समथिंग इज़ डन, या दे कैन टेल हाउ समथिंग इज़ डन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक नाइसली, तो कैसी बोला कैसे जा रहा है, यहाँ पे बोला कैसे जा रहा है, वो स्पीकिंग नाइसली, राइट। अब अगर यहाँ पे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क कैसा करा जा रहा है, हार्ड करा जा रहा है। तो ये डिस्क्राइब ही तो कर रहा है, डिटेल ही तो कर रहा है उसे चीज़ को, है ना। और जैसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं वो भी ये भी बताते हैं कि हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग यू हैव, है ना, ऐसे। सो अब हम वर्ब पे चलते हैं। जैसे वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और अ कंडीशन। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कह लो आप, जो कि एक्शन के स्टेट ऑफ बीइंग मतलब एक्शन बताते हैं या उसका स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, व्हाट एवर इट्स हैपनिंग, या जब भी पहले हो रहा था या जब भी, ठीक है, उसे वर्ब कहते हैं। जो वर्ब है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो कि वर्ड सब्जेक्ट परफॉर्म्स उसके बारे में बताता है कि सब्जेक्ट एक्चुअल में कर क्या रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है, यू कैन चेक देम आउट, एक्चुअली इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। तो जो वर्ब्स हैं दे आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। एंड विदाउट अ वर्ब फुल थाउट्स कैन नॉट बी प्रॉपर्ली कन्वेड, चाहे वो सिंपली सेंटेंसेस क्यों ना हो, हम विदाउट अ वर्ब वी कैन नॉट कन्वे एनीथिंग और मेक अ सेंटेंस एक्चुअली। देन प्रेपोजिशन,
A preposition is a word that indicates a relationship between a noun. Yeah, it's very important for you to know कि जो preposition है noun के बीच में और other parts of the other words of the sentence के बीच में relationship को बताता है. They explain relationships of sequence, space, logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. ठीक है, तो इसके कुछ examples आप देख सकते हैं. To, inside, over, above, ऐसे. ठीक है. फिर कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कनेक्टिव या लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब वो कनेक्ट करते हैं एक्चुअली दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, या थॉट्स को, एक्शंस को, आइडियाज़ को, या क्लॉजेस को भी और फ्रेजेस को भी. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन होंगे, सो यू कैन चेक देम आउट. इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं या इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच जो कि एक्सप्रेस करते हैं अ पर्टिकुलर इमोशनल सेंटिमेंट, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हैं, लाइक जो सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, डिस्गस्ट, एंथुसियाज्म, सॉरो, अप्रूवल, कॉलिंग या अटेंशन टू द स्पीकर ऑफ द स्पीकर टू द रीडर, मतलब जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है एक्चुअली, तो वो रीडर को, अगर कोई रीडर को बताना है उसे इमोशन या सडन इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसने एक्सप्रेस करनी है, तो वो इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं. तो कुछ शब्द भी हैं यहाँ पे जो कि कुछ ऐसे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं एज इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस सच एज येस, नो, वेल, इंडीड. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे सिर्फ सामने गिवन है, तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो. तो हेलो जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है ना, वेल डन है ना, जैसे वाओ, लुक. इसके अलावा हुर्रे, ओ, ऐसे करके शब्द होते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि सेंटेंस है इसी चैप्टर के. तो सेंटेंस आपको पता होगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. यस, तो एक थॉट को एक कंप्लीट, देखो सेंटेंस किन चीज़ों से बनता है कि वो एक तो कंप्लीट थॉट को बताए, है ना, कंप्लीट, लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू, कंप्लीट थॉट को बताए एंड नेक्स्ट चीज़ ये एक्सप्रेस करे क्या, एक मतलब सेंस हो, एक कंप्लीट सेंस हो, मतलब सेंस थॉट वही सेम चीज़ है. ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनाया मिलकर एक्चुअली. आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके बना होता है. A sentence must have all the words in proper sequence to give a proper complete meaning. Yeah, it's very important for any sentence to be मतलब किसी भी sentence अगर आपको बनाना है तो. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark, depending on what type of sentence it is. ठीक है, तो it's very important कि कौन सा sentence है उसके accordingly आपको उसमें कैपिटल लेटर तो शुरू होता ही है कैपिटल लेटर से, लेकिन अगर वो एंड हो रहा है फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से, तो उसी के हिसाब से आपको लगाना होता है ये सब मार्क्स. ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, और एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. इट्स वेरी ईजी. तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं नेम ऑफ द पर्सन और थिंग्स, इसके बारे में एक्चुअली बात की जा रही है सेंटेंस में. लेकिन जो प्रेडिकेट हो रहा है, एक्चुअली प्रेडिकेट होता है हमारा, तो वो ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो कि वर्ब होती है या कुछ होता है जो कि हम बताते हैं अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, अबाउट द, हाँ, ऐसा प्रेडिकेट क्या होता है कि जो हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, दैट्स व्हाट सिंपली इज़ आर प्रेडिकेट. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल. तो यहाँ पे द बुक इज़ अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है, एंड फेल ऑफ द टेबल, जो बुक के बारे में बात की जा रही है कि वो गिर गई टेबल से, है ना, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट हो गया. देन यहाँ पे रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस. अगर आपको एक प्यारा सा सेंटेंस बनाना है, एक अच्छा सा एकदम कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता हुआ, मतलब अच्छा सेंटेंस बनाना है एक्चुअली, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आपको शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने चाहिए एक्चुअली, है ना. लिमिट सेंटेंस कंटेंट, मतलब सेंटेंस में आप उतनी ही चीज़ें रखिए जितनी नीडेड है, एंड उसके अलावा मत रखिए, और उसको सेंटेंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखिए. सेंटेंसेस को एक टॉपिक के अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना है तो आपको उसी के भीतर रखिए, मतलब जैसे टू द पॉइंट होना चाहिए एक्चुअली, ये टू द टॉपिक आई वुड से. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू यूज़ करेक्ट वर्ड्स का भी आपको यूज़ करना चाहिए. ओके, जिससे कि क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग होती है, और कैपिटल लेटर से, एंड एक पंचुएशन मार्क यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था. फुल स्टॉप हो सकता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, हमारा क्वेश्चन मार्क हो सकता है. ओके, तो ये हमारे तीन पंचुएशन मार्क्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस.
ऑफ एनी सेंटेंस एक्चुअली। देन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स में एक्चुअली दो मतलब बेसिस में डिवाइड करे जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम दोनों को ही यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेरेटिव है। तो डिक्लेरेटिव का क्या मतलब है कि जो सेंटेंस है वो कुछ फैक्ट्स को स्टेट करता है, थिंग्स डिस्क्राइब करता है, रिपोर्ट करता है इवेंट्स को। तो ये जो है हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। तो यहाँ पे पंचुएशन मार्क हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा पंचुएशन मार्क यहाँ पे क्या है, आई गेस आई रिटन रॉन्ग स्पेलिंग आई गेस, चलो जो भी है। तो यहाँ पे हमारा पंचुएशन मार्क है फुल स्टॉप, ओके। जैसे श्यामलाल वर्कड वेरी हार्ड, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आप देख सकते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे हमारे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली। जैसे ये इनका पंचुएशन मार्क क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होता है इसका पंचुएशन, ओके। या वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका पंचुएशन है वो क्वेश्चन मार्क है, ओके। देन जैसे फिर हमारे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे कमांड देते हैं, और इनका ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट हो ही, एक्चुअली ये एक ऑर्डर सा या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन देते हैं, और ये नॉर्मली हमारे फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जैसे डोंट टच दिस पिक्चर एंड प्लीज़ पास मी दिस पेन, ठीक है, ऐसे। फिर हमारे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज़, एडमायरेशन, सॉरो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन या कुछ अदर फीलिंग्स, और ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन मार्क से ही एंड होते हैं हमेशा। मतलब बेसिकली क्यों मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो, जस्ट इट ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सप्लेनेशन मार्क। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके सेंटेंस के आखिर में हमारा एक्सप्लेनेशन मार्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप लोग दो एग्जांपल्स भी गिवन हैं। फिर अगर आप स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें, देखो हमने ये वाले सारे कर लिए हैं, अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे जो कि 3 होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है, अगर आपको उसके बारे में जानना होगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके सब्जेक्ट होता है, एक और वर्ब होता है, और एक सिंगल थाट को एक्सप्रेस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन होंगे। देन कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्टेड विद अ कॉमा, सेमीकोलन, कंजक्शन, ठीक है, इन सब से होते हैं। और इसमें 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, बल्कि डिपेंडेंट कोई भी नहीं होते हैं। इट्स रिटन हियर वेरी क्लियरली, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल, तो इसमें कंजक्शन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ना। तो ऐसे है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके एक मेन क्लॉज होता है और एक तो होता ही है डिपेंडेंट क्लॉज, और इसको कंजक्शन से ही जोड़ते, जैसे बिकॉज हो गया, ऑल्दो, अनलेस, व्हेन, सिंस एंड सो ऑन। जैसे मलिका ऑर्डर्ड फूड फॉर मी बिकॉज आई वॉज हंग्री। तो यहाँ पे ये जो आई बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, हमारा डिपेंडेंट है, ओके, डिपेंडेंट सेंटेंस है, ओके। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब मोर देन 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे कि सन इज शाइनिंग नाउ सो आई थिंक वी कैन गो फॉर स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग, सो ऐसा हो सकता है। फिर हमारे 2 वॉइसेस में सेंटेंस कैन बी रिटन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि पर्सन डूइंग दिस एक्शन इज अ सब्जेक्ट, मतलब जो पर्सन कर रहा है वही सब्जेक्ट है ऑफकोर्स इन द सेंटेंस, एंड पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन इज़ द ऑब्जेक्ट। और जो पर्सन रिसीव कर रहा है एक्शन वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे समवन हैज़ क्लीन द विंडोज़, ठीक है, तो समवन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड किसी ने कर दिया, जैसे विंडोज़ को क्लीन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, तो दे हमारा सब्जेक्ट है और कॉल्ड ऑफ द मीटिंग मतलब जो मीटिंग को एंड कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्शन इज ऑब्जेक्ट। मतलब कॉल्ड ऑफ करा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप एक हैज़ क्लीन है, तो ये ऑब्जेक्ट है। इन पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि जो रिसीविंग करते एक्शन को रिसीव करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, बल्कि जो पर्सन उसे कर रहा होता है वो हमारे ऑप्शनली होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग नियर एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड में हमें रखते हैं उसे। जैसे द विंडोज़ हैव बीन क्लीन्ड, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर राइटिंग स्किल्स यहाँ पे
गिवन है। तो राइटिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये तो आपको पता ही है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेज फॉर शेयरिंग आवर थॉट्स एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड व्यूज टू अदर्स। ओके, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। तो इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स अलाउ द सेंडर टू एक्सप्रेस हिज मैसेज विद ईज एंड कम्फर्ट विदाउट लीडिंग टू एनी कन्फ्यूजन टू द रिसीवर। सम एसेंशियल एलिमेंट्स आर, तो आपको ग्रामर सही लिखनी चाहिए, सही वर्ड्स का सिलेक्शन होना चाहिए, ईजी सेंटेंसेस होने चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड क्लिस्टर क्लैरिटी होनी चाहिए, मैसेज ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डर्ड होना, मतलब वो एक अरेंजमेंट, प्रॉपर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका एक्चुअली, ठीक है। और जो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग टिप्स भी कुछ यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब आपको जो सबसे पहले रीडर्स को जानने की ज़रूरत है उससे सबसे पहले लिखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ आई कैची लिखे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रीडर्स का मतलब इंटरेस्ट को मोटिवेट करे और इनक्विजिटिवनेस उनके अंदर पैदा हो, जैसे बोलते हैं। फिर क्रिएट एन आउटलाइन क्रिएट करें कि आपको कैसे ऑर्डर में लेना है ऐसे। और फिर उसके बाद यूज़ एडा भी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले सबसे अटेंशन करते हैं, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये सब फार्मूला होता है, ठीक है। फिर नीड फॉर ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है, व्हाट इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ द ऑडियंस, यू हैव टू गो विद इट, है ना। फिर ब्रेक द टेक्स्ट, मतलब एक उसमें से हेडिंग्स यूज़ करो, सब हेडिंग्स यूज़ करो, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो, सो दैट यू कैन ब्रेक डाउन द टेक्स्ट इन द इंट्रिकेट मटीरियल कैन बी ब्रोकन, लाइक इट कैन बी broken down into smaller pieces, है ना। फिर पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, पैराग्राफ सेंटेंसेस की कलेक्शन ही तो है ना। एक सेंट्रल टॉपिक के इर्द गिर्द भागता रहता है पैराग्राफ, है ना, वही तो है, ठीक है। तो इसमें हमेशा एक मेन आइडिया होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 पार्ट्स आपको ईजीली पता है, मतलब ये अच्छे से पता मतलब बहुत इजी है। अगर आपको जानना हो तो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होता है, एक कंक्लूजन होता है, बस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डिस्क्राइब समथिंग। फिर नैरेटिव पैराग्राफ एक स्टोरी बताता है। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हमें किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है ना। परसुएसिव के बारे में हम शेयर करते हैं अपने ओपिनियंस या कन्विंस करते हैं रीडर को कि यही सही है ना। आर्गुमेंटिव पैराग्राफ होता है कि राइटर आर्ग्यू करता है किसी के फेवर में, ठीक है, या किसी का अगेंस्ट में। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है कि सिचुएशन को एनालाइज करता है राइटर एंड देन फिगर आउट समथिंग, लाइक इसे हेल्प ऑफ फैक्ट्स के साथ उसे एनालाइज करता है, फिगर्स और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। फिर हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन हैं जो कि यू कैन डू इट टू राइट अ गुड पैराग्राफ। एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, यूनिटी ऑफ टॉपिक होना चाहिए, एक टॉपिक के ही मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए एक्चुअली, एक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए, अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंट्रोलिंग आइडिया, ठीक है, कंट्रोलिंग आइडिया के इर्द गिर्द ही हमारा पैराग्राफ होना चाहिए। फिर कनेक्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पिछले सेंटेंस में कुछ और लिख दिया, इस वाले सेंटेंस में कुछ और लिख दिया, इट शुड बी कनेक्टेड ना। फिर कंप्लीट होना चाहिए, सेंटेंस सारे कंप्लीट होने चाहिए, समरी एक प्रोवाइड करना चाहिए उसे एक्चुअली, है ना। और जो लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं उसमें पूरी समरी होनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड वेदर योर पॉइंट्स आर अटेनेबल और नोटिसेबल और नॉट, है ना। ऐसे प्रूफ रीडिंग एंड रिविजन, तो एक बार आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप एक बार पढ़ लीजिए उसे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार राइटिंग को अपनी देख लें। इफ़ यू हैव मेड एनी लिविंग लाइक राइटिंग कंटेंट, सो you should just look over your that piece of writing at least one more time, है ना। इसलिए फिर एक राइटिंग के लिए इफेक्टिव पैराग्राफ्स लिखने के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। ये सिंपल वही चीज़ें हैं कि मतलब ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए सेंटेंसेस को, और अपॉस्ट्रॉफीज़ केयरफुली लगानी चाहिए, है ना। तो वोकैबलरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी, इंट्रिकेट वोकैबलरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही। और फिर आर्टिकल राइटिंग हमारा आता है। आर्टिकल एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि पब्लिकेशन के लिए होता है, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में या जर्नल में, ठीक है, जिससे कि वाइडर ऑडियंस मिले। और इसमें भी टाइटल होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। राइटिंग एंड आर्टिकल के लिए टिप्स कुछ है, तो यहाँ पे एक रफ ड्राफ्ट बना लो, यूनिटी होना चाहिए पैराग्राफ्स में, एप्रोप्रिएट वोकैबलरी होनी चाहिए यूज्ड, है ना। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली,
पे प्रॉपर मैनेजमेंट अरेंजमेंट होना चाहिए, लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए, इंटर रिलेशन ऑफ द आइडियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस यहीं पे हमारा ख़त्म होता है, हमारा इस ये वाली यूनिट ख़त्म होती है एंड मैं जल्दी ही और यूनिट्स पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय।